बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से और आपके गले भी आपको कह रहे हैं कि सुबह सुबह मत बोला करो। आपको वेलकम करते हैं एक ब्रांड न्यू एपिसोड में ऑन एक्सप्रेस न्यूज एंड एक्सप्रेसो। ऑफ कोर्स उम्मीद है कि दिन आपका कल अच्छा गुजरा और फिर आपकी शाम भी अच्छी गुजरी और फिर आपकी रात भी अच्छी गुजरी और सुबह आज हमारे साथ नए दिन का आगाज करने के लिए आप मौजूद हैं। हमाे पास हमेशा की तरह बहुत कुछ है आप तक पहुंचाने के लिए विद आवर गरम गरम कहवा और लोग ऑडियंस को नहीं पता, व्यूअर्स को, कि पहले गुड नहीं होती है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है सुबह सुबह किसी का चाय बनाने का दिल ना करे तो वो फिर भी हमें दे दे, फिर हमें मजबूरी में पीनी पड़ती है। लेकिन फॉर अ चेंज चाय इज गुड, तो मैंने इमरान को भी ये खुशखबरी दी है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपका मूड चेंज करती हैं, जैसे बारिश, अच्छा मौसम और चाय। उनमें से एक ऐसी चीज है। और समटाइम्स आप किसी का दिन अच्छा बना सकते हैं अच्छे मूड से। अगर आप गलती से एक बॉस हैं और आप ऑफिस जाते हैं तो फिर आप कोशिश किया करें कि बहुत सड़े हुए ना रहा करें। I mean, थोड़ा मुस्कुरा के अपने एम्प्लॉइज के साथ। कुछ बॉसेस ऐसे होते हैं, लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये ना आए, छुट्टी कर ले, लेकिन नहीं, हमारा नजर ना आएगा मसला। हम कभी कभी फरियाद के बारे में, जो कि हमें चाय देते हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि आज ये छुट्टी कर ले, लेकिन कोई बात नहीं। आप नाम ही से अंदाजा लगा लें, फरियाद करते। अच्छा नाज़रीन, आज सुबह सुबह उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, मौसम आप एंजॉय करे होंगे। आज फिर सूरज का कोई नामो निशान नहीं था और बहुत सारे दिन हो गए सूरज हमें नजर नहीं आ रहा और उसकी वजह से जो सर्दी है, जो ड्राइनेस है इस वेदर के अंदर, वो बहुत जानलेवा मेरे लिए तो, क्योंकि सर्दी वाकई बर्दाश्त से बाहर हो रही है। ऊपर से जो रात को गैस चली जाती है, दिन में 2 टाइम गैस नहीं आ रही होती है, तो हीटर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, खाना भी नहीं बनता। मसले खोल के बैठ गई अर्मिला हसन। मतलब मुझे, मैं सुबह कैथारसिस करने आई हूं नाज़रीन। ये वाला मामला हमने 1-2 चैनल्स को दिया हुआ है, घर के मसाइल वाला। ये नहीं, मैं कैथारसिस कर रही हूँ, मुझे करने दे। गैस नहीं आती नाज़रीन, बिजली नहीं आती, बहुत मसले हैं हमारी जिंदगियों में। लेकिन फिर भी आपको हम गुड मॉर्निंग इसलिए कहते हैं कि अल्लाह करे आपकी मॉर्निंग गुड हो। चले जी, ठीक है। अब मैं मुल्क के मसलों पे आ जाता हूँ। घर के मसले वैसे हम सबके ही हैं, अब क्या करें, कह के भी थक गए। किसी को कौन सा समझ आनी है। गैस के बिल्स बहुत ज्यादा है। मैं बीइंग अ मेल एक ये बात कहना चाहूंगा, वैसे आप भी गैस मिलती है, आप भी बिल तो देती हैं, यही करेंगे ना भाई। खवातीन काम करती हैं, ऑब्वियसली उनके भी बजट्स होते हैं। तो खैर जी, हमारे पास क्रिकेट के हवाले से सबसे पहले क्रिकेट है, मौसम जी क्रिकेट है। मौसम हमने बता दिया, सर्दी है, सर्दी है बस, नहीं सी ठीक है। क्रिकेट में जी न्यूजीलैंड में हमारी टीम है, आपको मालूम है, और T20 सीरीज के लिए हम गए हैं। वहां पे कौमी टीम का जो मुमकिन बैटिंग ऑर्डर है, इसकी तफसीलात मंजर आम पर आई हैं। और ये जो पहला T20 है, ये 12 जनवरी को खेला जाएगा, आज से 1 दिन के बाद। और ऑकलैंड में कौमी टीम ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की इस हवाले से भरपूर प्रैक्टिस भी की। प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो हमारे जारे मिजाज ओपनर है साइम अयूब और विकेट कीपर, जारे मिजाज को डिफाइन करें क्या? जारे एग्रेसिव, जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेलते हैं ना। तो रिजवान ने जी नई गेंद के साथ बैटिंग की, इसी तरह साइम ने भी। और इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि सीरीज के दौरान ये दोनों क्रिकेटर्स ओपनिंग कर सकते हैं। यानी कि पहले बाबर चूंकि हमारे साथ रिजवान के साथ ओपनिंग करते रहे, तो उसमें तब्दीली आ रही है। क्यों आ रही है? वाज़ेह है कि कबल जो साबिक कप्तान, अपने क्या नाम है उनका, कैप्टन साहब, अपने ओपनर फखर जमान, वो भी शायद ओपनिंग नहीं करेंगे। अच्छा, वाज़ेह है कि इससे कबल से साबिक जो कप्तान है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 में ओपनिंग कर रहे थे। प्रैक्टिस सेशन में फास्ट बॉलर्स कप्तान जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ और जमान खान, इन्होंने मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब को नई गेंद से बॉलिंग भी करवाई, जबकि बाबर आजम को स्पिनर्स के खिलाफ बैटिंग करते हुए भी देखा गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ जी मुमकिन तौर पर जो बैटिंग ऑर्डर है, इसमें तब्दीली, जैसे इमरान ने कहा कि रिजवान और साइम अयूब को ओपनिंग जोड़ी के तौर पर शामिल किया जा रहा है, क्या जाएगा। इनफैक्ट ये भी कुछ इतलात हैं, जबकि बाबर आजम और फखर जमान तीसरी और चौथी पोजीशन पर बैटिंग करने आएंगे। और जो बैटर आजम खान है, वो जारे मिजाज एग्रेसिव बैटर आजम खान, वो बैटिंग ऑर्डर में 5वें नंबर पे होंगे, जबकि इफ्तिखार अहमद 6ठे नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं। यस, ये मुमकिन तौर पे बैटिंग ऑर्डर है, लेकिन ये जो ओपनर्स का मामला है, ये क्यों छेड़ा जा रहा है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं तो इसको एक्सपर्ट तक ही रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम की पोजीशन को समहाउ डिस्टर्ब किया जा रहा है। अब इसकी वजह महज गेम प्लान है या फिर कोई और प्लान है, समझ तो अर्मिला को भी आती है, लेकिन फिर बचकाना सवाल ये करती है, जानबूझ के मासूमाना सवाल ये कर लेती है। वसीम बदामी साहब वाले मासूमाना सवाल, खैर जनाब वाले सवाल नहीं थे मेरे। हाँ चलें, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हम स्कूल्स की कुछ बात कर लेते हैं। पंजाब भर के अंदर मौसम सरमा की जो छुट्टियां हैं, इसके बाद स्कूल्स दोबारा खुल गए हैं
और जो शदीद सर्दी है इसके बायस पंजाब के स्कूल्स की जो औकात कार इसमें तब्दीली कर दी गई है। 10 से 22 जनवरी तक जो पंजाब में मुख्तलिफ स्कूल्स हैं वो सुबह 9:30 बजे खोलेंगे। जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने वालिदैन को बच्चों को गर्म लिबास पहनाने की भी हिदायत की गई है, क्योंकि ये वाहिद सहारा है जो बच्चों को सर्दियों से रोक सके। वैसे सर्दी बहुत ज़्यादा है, स्कूल्स में बच्चों की हाजिरी कितनी रहेगी और वालिदैन क्या कहते हैं इस हवाले से। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे जो है यूसुफ अब्बासी इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं एक स्कूल के बाहर, उनसे बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया बहुत दिनों के बाद। इनफैक्ट सर्दियों की छुट्टियां होती तो कम है, लेकिन स्टिल सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। पहले हुकूमत ने इसको इन छुट्टियों को प्रोलॉन्ग किया है, बिलाखिर इन लंबी छुट्टियों के बाद अब बच्चे कितनी जो कह लें हाजिरी के साथ स्कूल आना शुरू हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। असल में सबसे पहली बात यह है कि बेशक ठंड बहुत ज़्यादा है और आज 22 दिनों के बाद माहौलियाती बदतरीन आलूदगी के बावजूद और शदीद ठंड के बावजूद स्कूल खुले हैं, मगर बच्चे खुशी खुशी से स्कूल आए हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है कि हर उम्र का बच्चा बड़ा खुश हुआ स्कूल आकर, उसके वालिदैन भी खुश है, साथी भी खुश हैं और स्कूलों में गहमा गामी का समा है। बेशक ये आज बहुत फिर एक बार फिर ठंड का मिजाज बढ़ा हुआ है, लोगों को नज़ला ज़ुकाम और खांसी भी है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों की भरपूर तादाद स्कूलों की तरफ रुख कर रही है और स्कूलों की तरफ आ रही है। ताब एक इसमें कंडीशन जो हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाई गई 9:30 बजे की, उससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हुई है कि जो वालिदैन सुबह 9 बजे अपने दफातर में जाना चाहते हैं और उनकी अपनी हाज़िरी को भी यकीनी बनाना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किलात का सामना रहा है कि बच्चों को उन्होंने 9:30 बजे छोड़ना है और ख़ुद उन्होंने 9 बजे अपने दफातर में पहुँचना। इस हवाले से कभी उम्मीद की जा रही है कि इस टाइमिंग को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जा सकता है। दूसरी जो है बात यहाँ पे ये है कि सरकारी स्कूलों में बिलखसूस हीटिंग का निज़ाम नहीं है और यहाँ पे क्योंकि कुशादा कमरे हैं, क्लासरूम है, ग्राउंड्स हैं, हर चीज़ है, मगर यहाँ पर हीटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, जिससे ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शदीद ठंड में बच्चों को मज़ीद कोई नज़ला ज़ुकाम खांसी में शिद्दत ना पैदा हो जाए और ऐसी सूरत हाल ना हो जाए कि बच्चे फिर छुट्टियाँ करने पर मजबूर हो जाएँ। तहम ये खुशाइन बात है कि आज सुबह से ही बच्चों ने, हालांकि 9:30 बजे स्कूल लगना था, लेकिन बच्चे अपने वालिदैन से भी पहले उठे हुए थे और हमने बहुत से घरों में देखा, अपने दोस्तों से पूछा, अपने खुद के घर में देखा कि बच्चे जो है कबल वक्त ही उठे हुए थे और खुशी में थे कि हमने अपने बैग तैयार करने हैं, बूट तैयार करने हैं, यूनिफॉर्म तैयार करना है, अच्छा सा नाश्ता भी करना है क्योंकि सुबह सुबह गैस भी आ रही होती है। यूसुफ साहब, आप तो हीटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम तो ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं जहाँ पे बैठने का भी निज़ाम नहीं होता था। घर से हम बोरियां या टाट साथ लेके जाते होते थे, फिर जब हमें याद है जब टाट मुयस्सर आए थे तो बड़ी खुशी का लम्हा था हमारे लिए कि इस क्लास में हमें टाट पे बैठ के हम पढ़ेंगे। तो कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं, ये तो हम शहरों का जिक्र कर रहे हैं जहाँ पे शायद बैठने की जगह और हीटिंग का सिस्टम नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया यूसुफ अब्बासी, आपने इस मामले पे हमें आगाह किया। हमारे नुमाइंदे यूसुफ अब्बासी इस वक्त जो स्कूल्स की सूरत हाल उसके बारे में बता रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जहाँ पे इतने इनकलाबी इकदाम की बात करती है, स्पेशली मोहसिन नकवी साहब, तो मेरे ख्याल में एक मरबूत सिस्टम लेके आना चाहिए हीटिंग और कूलिंग का। बच्चों का पहला राइट है इसके ऊपर कि टैक्स पेयर्स का पैसा उन पर लगे। तो इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे जी। आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉलिटिक्स की बात हमला कर लेते हैं। बिल्कुल पॉलिटिक्स की बात हम करेंगे और मेरा गला बैठ गया। मैं कर लेता हूं। आम इंतखाबात की बात कर लेते हैं। 28 दिन के बाद हैं, लेकिन जैसा कि हम ठंड का जिक्र कर ही रहे हैं तो इस मौसम में जो इंतखाबी मुहिम है वो भी ठंडी ठंडी लग रही है। ऐसा लगता है कि धुंध का सा उसके ऊपर भी एक असर मौजूद है। सियासी जमातें सिवाय पीपल्स पार्टी के, जिस तरह मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, मुसलसल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रही हैं और मीटिंग्स अगर हो भी रही हैं तो वो ड्राइंग रूम्स में ही हो रही हैं। मुश्किल से हो रही है मीटिंग्स भी। मुस्लिम लीग नून टिकटों की तकसीम के हवाले से अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात का शिकार है, जिसका हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं। नून लीग एमक्यूएम और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रही है, जिसमें खबरें ये हैं कि कराची और सिंध में एमक्यूएम के साथ कुछ सीट्स पर इत्तफाक हो गया और कुछ अभी मामला जूं का तूं है और गुफ्तगू अभी जारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से बात करें तो वो भी सीट एडजस्टमेंट हो रही है, कुछ मामला तय पा गए हैं और कुछ पर अभी भी डेडलॉक बरकरार है। नून लीग की जी सीट एडजस्टमेंट नून लीग को फायदा देगी या नुकसान देगी, इसके हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ बात करेंगे इंतखाबी निशान के लिए पीटीआई की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली बेंच में शामिल है और बल्ले के निशान को लेकर मामला पेशावर हाई कोर्ट में भी जेर समाअत है। क्या पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिलेगा? अगर ना मिला तो बल्ले के निशान के बगैर तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो उसको कायल कर पाएंगे। इसी पे आज हमने बात। हमारे साथ प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे जरा तज्जिया लेते हैं। वो इस सियासी अमल को हमसे बहुत बेहतर समझते हैं। प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और सुबह खैर। उस दिन तो आपने धुंध की खबर दी थी, आज भी क्या इस्लामाबाद का, आपके शहर का मौसम कुछ ऐसा ही है या कुछ सुहाना हुआ है?
थोड़ा सुहाना हुआ है और धुंध अब काफ़ी कम हो रही है, लेकिन ये कि पूरा मुल्क बारिश का मुंतज़िर है, तो बारिश होगी तो और मीला का जो गला ख़राब है उसमें भी बेहतरी आ जाएगी और ये जलसों से खिताब कर सकेंगे। मैं बस यहाँ ही खिताब कर लूँ तो ताहिर साहब बहुत है। इनका खिताब यहाँ पे होता है और इनकी अच्छी खासी ऑडियंस है यहाँ पे, बस कागजाते नामजदगी की देर है साहब। अच्छा चलिए आपसे जरा हम सबसे पहले तो हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इस वक्त? ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशन है, एक बड़ा कलीदी इंटरव्यू कल मैंने बिलावल का सुना, उसमें उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी की और बड़े कमिटेड, बड़े फर्म नजर आते हैं टुवर्ड्स दिस पॉलिटिकल प्रोसेस। जो भी इसकी खामियां उसके बावजूद एज अ पॉलिटिकल लीडर बिलावल को जितना मैंने सुना है वो इस निजाम पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी यही इंटेंट है? मैं समझता हूं कि जितने भी नौजवान सियासतदान हैं, जिसमें मोनस इलाही हैं, हमजा शहबाज हैं, मरियम नवाज़ हैं, एमल वली खान हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, इन सब में मुझे जो एनलाइटेंड पॉलिटिशियन लगते हैं, जो रोशन ख्याल लगते हैं और जो आला तालीम याफ्ता लगते हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। उनका माइनॉरिटीज़ के हवाले से अगर आप देखें, डेमोक्रेटिक फेथ उनका देखें और फॉरेन पॉलिसी का जो उनका एक्सपोजर है, और यकीनन उसमें उनकी माँ की तरबियत का भी दखल है। और उनका अगर आप तालीमी प्रोफाइल देखें तो वो यूएई से, पाकिस्तान से और फिर ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं और उनका जो एक्सपोजर है जिस लेवल का, वो भी उसमें काउंट कर रहा है। और जो अच्छी बात आपने देखा होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में अगर ये मामला दरपेश होता जहाँ नाराबाजी हुई, एक सियासी रहनुमा का नाम लेके जिंदाबाद के नारे लगे, तो अगर नून लीग के रहनुमा होते तो फिर भी लड़ाई हो जाती, और अगर पीपल्स और तहरीक इंसाफ के रहनुमा के सामने नून लीग का नारा लगता तो फिर भी वहाँ लड़ाई हो जाती। लेकिन बिलावल ने बड़ा उसको डेमोक्रेटिकली डील किया। तो अब भी मैं समझता हूँ कि उनकी जो है, एक तो पीपल्स पार्टी की लेगेसी है कि वो रास्ता निकालते हैं, उनका जो डेमोक्रेटिक प्रोफाइल है तमाम तरखामियों के बावजूद, तो वो आमरीत के कठिन हालात में भी, मुश्किल तरीन हालात में भी उन्होंने रास्ता निकाला है। तो पीपल्स पार्टी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक ऐसी उनका पहलू है जो उन्हें मुमताज़ करता है। अब ये जो इस वक्त क्राइसिस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, जो पोलराइजेशन है और जो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन है एक सियासी जमात को लेके, उस पर नून लीग की निस्बत पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। तो यही वजह है कि जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो नून लीग के बारे में तो शदीद जज्बात रखते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। और मैं समझता हूँ कि एक दिन जब ये पोलराइजेशन कम होगी और पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ेगी, तो तमाम सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी को बड़ा एज होगा। उनकी सियासत देख के मुझे एक शख्सियत याद आती है, नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम। नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम कभी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, सदर नहीं रहे, लेकिन वो सियासत में रास्ता निकालते थे और तमाम सियासी जमातों को ले के आगे चलते थे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी में मुझे ये सलाहियत नज़र आती है। फिर आपने देखा होगा कि लतीफ़ खोसा पार्टी छोड़ गए, लेकिन उन्होंने खुद, क्योंकि वो छोटे हैं और लतीफ़ खोसा बड़े हैं, उन्हें उनकी तवज्जो हासिल की और उन्हें गले से लगाया। ये भी एक बड़ा अच्छा, ये अच्छे जेस्चर्स हैं जो हमारे सियासतदानों के अंदर होने चाहिए। और बिलावल बीइंग द जूनियर सियासतदान इस सारे सिनेरियो के अंदर स्टिल उनके अंदर ये कर्टेसी और ये जो एथिक्स हैं, ये अच्छी बात है। और वो पार्टी की रिप्रेजेंटेशन को लेके ही हम बात करें। दूसरी जानिब नून लीग के हवाले से तारिक साहब बात की जाए, ड्राइंग रूम अभी तक वो मौजूद है वहीं पे ना, ड्राइंग रूम के अंदर वहीं मीटिंग्स हो रही हैं, वहीं सारे मामलात हो रहे हैं। जो बाहर निकल के इंतखाबी मुहिम को लेकर आगे चलना है, मीडिया प्रेजेंस से लेकर सोशल मीडिया प्रेजेंस तक, कहीं हमें उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही है नून लीग। दो कि पीपल्स पार्टी हम सबके सामने के बहुत ज्यादा मुतहरिक है उनकी जमात। क्या माइंडसेट है नून लीग का जो उनको इतना कैजुअली, या क्या वो इंतखाबात को ले रहे हैं, क्या वो कॉन्फिडेंट है या वो डिमोटिवेटेड है? क्या सूरत हाल आपको समझ में आ रही है इस हवाले से? ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि तमाम तरह सलाहियत रखने के बावजूद, चाहे हम इख्तलाफ करें, मियाँ नवाज़ शरीफ एक तजर्बाकार और जहांदीदा सियासतदान हैं और उन्होंने कई नशेबो फराज सियासत के देखे हैं। वो वज़ीर आज़म रहे, वज़ीर आला रहे, पिछले 30-40 साल से वो सियासत कर रहे हैं। तो लाहौर के जलसे के बाद वो दोबारा ड्राइंग रूम में चले गए और ड्राइंग रूम के वो एक पार्टी बन गई। उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी वजूहात ये हैं कि वो ये चीज़ समझते हैं
कि अब वो अवाम में मुस्लिम लीग नून को चैलेंजेस का सामना है, वो उस तरह की मकबूल जमात नहीं। उसकी क्या वजूहात हैं? एक तो जो PDM की गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि आप अवाम में जाके उसको डिफेंड कर सकें, और दूसरा जो इस वक्त क्राइसिस है तो उसमें उन्हें मैनेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। मैनेजमेंट और जोड़ तोड़ के ज़रिए उन्हें इक़्तिदार मिल सकता है। कोई बहुत ज़्यादा अवामी या मज़ामती सियासत के ज़रिए वो इक़्तिदार को हासिल नहीं कर सकते। तो ये उनके आप कह लें कि कंप्रोमाइज़ हैं, समझौते हैं। लिहाजा वो दिन को आप देखेंगे कि वो फॉरेन एम्बेसडर्स को मिल रहे हैं, कोई बंदा पार्टी में शामिल हो रहा है तो उसे मिल रहे हैं, ना वो कारकुन से मिल रहे हैं, अगर बानी PTI मुख्तलिफ तबके के लोगों से। अगर बानी PTI जेल में ना होते, जेल से बाहर वो जिस भी हालत में होते, तो क्या आपको लगता है कि ये जो इनसिक्योरिटी का आलम है खास तौर पे नून लीग के अंदर, जो कि उनकी इमीडिएट राइवल है, तब भी यही होता, या उनको जेल में रखने से जो ये तासुब का सा एलिमेंट है ये ज्यादा लोगों को फील हो रहा है और ये शायद को बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है जो उनके हक में पॉलिटिकली काम कर रही है? आपका क्या एनालिसिस है इस पे? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मैं समझता हूँ कि आपका एक राइवल जेल में है और कैंपेन वो उस तरह से शुरू ही नहीं हो रही, और एक अनसर्टेनिटी भी है इंतखाबात के हवाले से, बेयकीनी की फ़ज़ा है। 28 दिन रह गए आपने बताया, लेकिन वो हमें जोशो खरोश नहीं नज़र आ रहा। तो इसमें वो कैंपेन नून लीग जो वो शुरू ही नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे राइवल जो हैं वो अगर इमरान खान बाहर होते तो इमरान खान ने इन्हें थका देना था, क्योंकि उनके अंदर बहुत एनर्जी है और वो एक ज़बरदस्त उनकी इंटरेक्शन होती है सोशल मीडिया पे, वर्चुअल स्पेस पे, और जलसे और टॉक शोज़। तो जब वो सब चीज़ें मदम पड़ी हुई हैं तो ये उससे कम, लेकिन मेरे ख्याल से एक सियासी जमात के लिए ये कोई दुरुस्त फैसला नहीं है, क्योंकि सियासत एक मुसलसल अमल है और मुसलसल अमल में आपको गैप नहीं डालना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं बिलावल की यहाँ फिर तारीफ करूँगा कि पार्टी के अंदर दो ओपिनियन थी कि लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, लाहौर नून लीग का गढ़ है, लेकिन ये बिलावल का डिसीजन जो है पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो करता है कि अगर पीपल्स पार्टी ने पंजाब में कम बैक करना है तो फिर उसे लाहौर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, चाहे लाहौर से उनका रिजल्ट कुछ भी आए। तो ये कलामी की माजरत, बिलावल की पॉलिटिक्स हम नेगोशिएशंस की हद तक या पॉलिटिकल समझबूझ की हद तक या टू एक्सप्रेस हिज विजन ऑन टेलीविजन या सोशल मीडिया, इस हद तक तो हम कह सकते हैं कि ओके, और तालीम की हद तक भी जैसा कि आपने कहा, या तरबियत की हद तक। लेकिन व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स या जमहूरियत, परफॉर्मेंस का भी तो नाम है ना कि एक सियासी जमात ने परफॉर्म क्या किया है। बिलावल जितने भी जूनियर हो जाए, 7-8 साल से तो एक्टिव पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, खासतौर पे जो पिछला इंतखाब था और उससे पिछला इंतखाब था उसमें भी जैसे कराची को साफ पानी देने का मामला है तो बिलावल के मंशूर का हिस्सा था कि जी हम K4 के ऊपर काम करेंगे, हम कराची को एक महफूज शहर बनाएंगे। कराची एक ऐसी एग्जाम्पल बिलावल नहीं बना पाए अपनी सुपरविजन में, जिसकी मिसाल वो आके पंजाब में या लाहौरियों को आके दे दें कि जी मैंने कराची जैसा लाहौर बना देना। वो ये नहीं कर, अभी भी वो कह रहे हैं मैं तनख्वाहें डबल करूंगा, मैं बिजली फ्री करूंगा। वो ऐसी कोई एग्जाम्पल उनके पास नहीं है इतना अरसा सिंध में गवर्नमेंट में रहने के बावजूद। इस पे क्या कहेंगे? ये एक गैप है और मैं समझता हूँ कि जो वहाँ यकीनन सिंध में और कराची में बुरे हालात हैं, लेकिन लाहौर में इतने अच्छे भी नहीं हैं जितने हम लोग स्क्रीन पे दिखाते हैं। मतलब यहाँ स्मॉग भी है, यहाँ चंद इलाकों में तो डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अगर उसे डिफेंस से और क्लिफ्टन से और गुलबर्ग से बाहर निकल के देखा जाए तो बाकी लाहौर आपको स्लम की तरह नज़र आता है। लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि गुज़श्ता 8 साल से जिस तरह उन्हें परफॉर्मेंस का वोट बैंक क्रिएट करना चाहिए था सिंध में कुछ एरियाज़ में तो काम हुआ है, लेकिन बाय एंड लार्ज कराची और सिंध में वो परफॉर्मेंस का वोट क्रिएट नहीं कर सके जो करना चाहिए था। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो पैटर्नेज पॉलिटिक्स है उनके वालिद की और उनके और फैमिली मेंबर्स की, उस पैटर्नेज पॉलिटिक्स में उन्हें स्पेस नहीं मिल रही कि वो परफॉर्म करें, और वहाँ वही रवायती सियासत है। आपने देखा होगा जब बिलावल थोड़ा सा क्रीज के बाहर निकल के खेलने की कोशिश करते हैं तो उनके वालिद ही उन्हें मना करते हैं। वो चाहते हैं कि एक रवायती सियासत के ज़रिए जो सिंध में स्पेस है उसे बरकरार रखा जाए और सियासत को इस सतह पे ना लाया जाए जहाँ पे उनके लिए मुश्किलात हो जाए, बिलावल के लिए भी और उनके वालिद साहब। चूंकि लास्ट मिनट हम चाहूंगी पीटीआई का जो बल्ले का निशान है इसके हवाले से भी आज समाअत होनी है, तो क्या आपको लगता है कि बल्ले का जो निशान है वो पीटीआई के साथ चूंकि एसोसिएटेड है, इसमें जो वोटर्स का जो एक कायल करना है या उनको कन्विंस करना है, अगर इन केस पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहता है या नहीं रहता, इस सिनेरियो पे भी कमेंट कीजिएगा।
इस पे मैं 1 मिनट में यही कहूँगा कि ये सवाल पीटीआई के इंतखाबी निशान का नहीं बल्कि इंतखाबात की साख और क्रेडिबिलिटी का भी। अगर तो हम इन इंतखाबात की साख बहाल करना चाहते हैं तो पीटीआई को का राइट है कि उसको भले का निशान मिले। और मेरी ये एक तरह की प्रेडिक्शन भी है कि आज उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, जो कि मिलना भी चाहिए। एक सियासी जमात को इलेक्शन कैंपेन के दौरान इंतखाबी निशान से महरूम करना, ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मतलब है कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को नहीं दे रहे हो। लाइटर नोट, खान साहब तो ऑलराउंडर थे, उनका निशान तो बॉल भी हो सकता है, विकेटें भी हो सकती हैं, हेलमेट भी हो सकता है, तो वाह बल्ला। जी, ये आपका अच्छा सवाल है। देखिए, अब अगर पीपल्स पार्टी का निशान तलवार जो है वो नहीं रहा तो तीर मिल गया, और नून लीग का साइकिल नहीं रहा तो शेर मिल गया। लेकिन इधर एक डिफरेंट केस हो रहा है, उनको आप कोई निशान ही नहीं दे रहे, यानी उनका हर हलके में कैंडिडेट मुख्तलिफ निशान का होगा। अब पाकिस्तान के माशरे में एक हलके में जब 4 कैंडिडेट हैं जिन्होंने आज़ाद खड़ा किया, पेपर जमा कराए और पीटीआई से वापस किए, तो हर हलके में जो उनके मुख्तलिफ निशानात होंगे, उस हमारा जो वोटर है वो इतना ख्वांदा नहीं है, सोसाइटी लिटरेट नहीं है कि वो इंतखाबी निशान उनके ज़हन। जी, ठीक। और देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को के साथ यही हुआ था कि तीर के साथ पेंसिल का निशान ऐड कर दिया, तो पेशावर में हार गई क्योंकि और एक बेनज़ीर खान नाम का कैंडिडेट उसने आजाद कलरफुल पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटिक हिस्ट्री वी हैव। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और अपना सियासी हमारे सामने रखा। प्रोफेसर ताहिर मलिक, सीनियर तज्जियाकार, मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे थे। हम इसके हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। ये एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स, और आज वकार अहमद मलिक बता रहे हैं कोपैमाई की तारीख के हवाले से जो बुलंदियों पे जाने वाले रिकॉर्ड हैं ये कैसे बने। देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात करेंगे इंतहाई दिलचस्प मौजू पर। मौजू ये है कि इंसान ने पहाड़ों को सर करने के ख्वाब कब से देखना शुरू किए, और हमारे पास कितना रिकॉर्ड मौजूद है कि इंसान ने सबसे पहले कब और कहाँ और किस पहाड़ को सर करने का सोचा और फिर वो सर किया, और बुलंदियों की जानिब जो रिकॉर्ड्स हैं वो कब मेंटेन होना शुरू हुए। हमें मालूम है कि 1850 या 19वीं सदी का जो वस्त है उसके बाद तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि किस तरह इंसान ने पहाड़ों को सर करने की जो एक सिलसिला शुरू किया। और ये तारीख जो है ख़त्म हो जाती है 29 मई 1953 को, जब माउंट एवरेस्ट सर होता है। जो इंसान ज़मीन पर बुलंद तरीन चोटी की जो समिट है, उसकी जो चोटी है, उस पर जब पाँव रखता है। लेकिन उससे पहले इंसान ने कब सोचा कि पहाड़ सर करना है? मेरा ख्याल है कि इसका रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि इंसान एक मुतजस्सिस ज़हन रखता है, और मुझे पूरा यकीन है कि हज़ारों साल तक ये तारीख होगी, बहुत सारे लोगों ने अटैम्प्ट की होगी, और लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो 1850 से ऑनवर्ड है या 19वीं सदी का है। लेकिन उससे पहले भी एक रिकॉर्ड हमारे पास है। हमें मालूम है कि इंसान किस कदर बुलंदी तक गया था। सबसे पहले बात करें 1850 की, तो यहाँ पे ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक टीम थी जिसने 6100 मीटर की बुलंदी तक पहुँचने का एजाज़ हासिल किया था, और ये उस वक्त तक का जो रिकॉर्ड था उस हिसाब से इंसान बुलंद तरीन जगह पे गया था, यानी 6100 मीटर पे 1850 में। उसके बाद जबकि हम ये समझ रहे थे कि 6100 मीटर पे इंसान पहुंच गया है, दूसरी तरफ एक और सबूत सामने आ गया, और वो सबूत जो था वो बहुत ही दिलचस्प था। वो सबूत ये था कि चिली और अर्जेंटाइन के दरमियान में एक पहाड़ की जो एक बुलंदी है 6700 मीटर, उस पर 3 डेड बॉडीज़ मिली, और वो 3 डेड बॉडीज़ को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उनका ताल्लुक 15 सन से था। यानी 15 सन में वो 3 लड़के वो चोटी सर करने के लिए गए थे, और वो 6700 मीटर की बुलंदी तक पहुंचे थे। इमेजिन, तो सन को लाइए और उन लड़कों को ज़हन में लाइए कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई ऑक्सीजन के हवाले से कोई ऐसी सहूलत नहीं थी, कोई और दीगर सहूलतें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो 6700 मीटर की बुलंदी तक पहुंचे थे। और ये 1850 में हमें आगे मालूम होता है। तो 1850 में 6100 मीटर, जिसको हम ये समझ रहे थे कि इंसान जो है उसने बुलंद तरीन जगह पर पहुंचा है, तो मालूम हुआ कि नहीं, 15वीं सदी में 3 लड़के जो थे वो 6700 मीटर तक पहुंचे थे, लेकिन उनकी डेड बॉडीज़ मिली, और इसका मतलब ये था कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे, वापस नहीं आ सके। उसके बाद 1865 में जब हम आते हैं तो विलियम जॉनसन ने 7200 मीटर बुलंद पहुंचने का एक दावा किया, और वो जो दावा था उस वक्त तो ये तस्लीम किया गया, लेकिन बाद में ऑफकोर्स उस वक्त हालात नहीं थे बुलंदियों को और समिट्स को सही जांचने की, उनकी जो बुलंदी है उसको सही जांचने के। जब उस
पहाड़ को दोबारा से उसकी बुलंदी जो है वो जांची गई तो मालूम हुआ कि उसकी बुलंदी जो थी वो 6,710 मीटर थी। तो वो बेसिकली उस वक्त ये समझा गया कि हम 7,000 या 7,000 का जो एक माइलस्टोन है हमने उसको अचीव कर लिया और 7,000 मीटर से इंसान ऊपर चला गया है। लेकिन एक्चुअली वो दावा बाद में आके गलत साबित हुआ। वो बेसिकली 6,700 मीटर की बुलंदी थी। अगस्त 1855 में दो भाइयों ने, रॉबर्ट और एडोल्फ ने, दो भाई थे जिन्होंने 6,785 मीटर की बुलंदी तक पहुंचने का एजाज़ हासिल किया और ये वाक़ायदा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। यानी अगर हम 15 साल के उन तीन भाइयों को भी ज़हन में रखें तो उनसे भी ये ज़्यादा बुलंदी थी और इस वक्त यानी 1855 तक ये सबसे बुलंद तरीन मकाम था जहाँ पे इंसान पहुँचा था। उसके बाद लंबे अरसे तक खामोशी रही, यानी रिकॉर्ड के हवाले से बात कर रहा हूँ। 1897 तक, 1865 की बात है और 1897 तक खामोशी रही। 1897 में एंडीज़ के जो पहाड़ हैं उनकी एक चोटी जो कि 6,962 मीटर बुलंद थी उसको सर किया गया। अब 6,962 जो है वो बहुत 7,000 के करीब तरीन इंसान पहुंच गया। अब हम 1897 से सीधा 1905 में आते हैं और तकरीबन ये वक्फा जो है ये 8 साल का वक्फा है और 8 साल के वक्फे के बाद इटली की जो 6 पोर्टर्स हैं उन्होंने 7,300 मीटर की बुलंदी तक पहुंचने का एजाज़ हासिल किया। लेकिन 7,300 मीटर बुलंदी तक पहुंचने का एजाज़ हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई 7,000 सर किया। अभी तक कोई 7,000 सर नहीं हुआ था। 8,000 तो खैर यानी 8,000 मीटर की जो बुलंदी की पहाड़ हैं वो तो बहुत बाद की बात है। अभी तक 7,000 मीटर तक की कोई चोटी सर नहीं हुई थी। लेकिन हाई एल्टीट्यूड का अगर देखा जाए तो 7,300 मीटर तक जो इटली के 6 पोर्टर्स थे ये पहुंच गए थे। 7,000 मीटर से बुलंद दुनिया में जो सबसे पहले चोटी सर हुई वो ट्रेवर्सल थी और इसको सर बुनियादी तौर पे मकसद उस टीम का इस चोटी को सर करने नहीं था। वो नन्ना देवी जो चोटी है उसको सर करने गई थी, लेकिन जब वो उनसे सर ना हुई तो उन्होंने ये सर की और ये 7,000 थी। तो दुनिया का ये वो पहाड़ है जो कि पहला 7,000 है जिस पे इंसान ने कदम रखा और ये बात 1907 की है। यानी 1905 के बाद 1905 में 7,000 का एल्टीट्यूड हासिल किया और 1907 में पहली 7,000 चोटी सर कर ली गई। अब बीच में ज़रा पाकिस्तान का जिक्र करते हैं और पाकिस्तान का जिक्र यूँ आता है कि 1909 में जबकि 7,000 1907 में सर हो चुकी थी तो 1909 में एक साहब प्रिंस सुलेगो जो थे, जो माउंटेनियर थे, उन्होंने K2 सर करने की कोशिश की। तो उनके हौसले को सलाम है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और अभी तक कोई 8,000 सर नहीं हुई थी, वाहिद एक 7,000 सर हुई थी। और उसके बाद ये बहुत हौसले वाला काम था कि K2 पे ये फैसला करना कि हम K2 जो है उसको सर करेंगे। बट ऑफकोर्स K2 सर नहीं हुई। आपको मालूम है कि K2 बहुत बाद में सर हुई। लेकिन उसी रेंज में चोगालेजा जो है उसको सर करने का उन्होंने इरादा किया और जो चोगालेजा की बुलंदी है यानी उसकी जो समिट है वो 7,665 मीटर है और ये जो टीम थी, ये जो प्रिंस सुलेगो थे, ये 7,500 मीटर तक पहुंचे। बर 7,500 मीटर तक पहुंचने का मतलब एक नया रिकॉर्ड। अभी 8,000 का जिक्र नहीं आया, यानी 7,000 सर हुई और 7,500 मीटर तक चोगालेजा पे इंसान पहुंचा। लेकिन अब आते हैं 8,000 की जानिब 1922 में। और आप इमेजिन कीजिए कि दरमियान में एक बहुत वक्फा है। मैं अभी 1909 की बात कर रहा था चोगालेजा के हवाले से, अब 1922 पे इसलिए चला गया हूँ कि एक तो बीच में पहली जंग अजीम आ गई थी और एक ऑटोमेटिकली मामलात जो हैं वो किसी और तरफ चले गए। लेकिन 1922 में माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश की गई जो कि दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट की चोटी तो सर नहीं हुई लेकिन 8,170 मीटर तक वो जो टीम है वो पहुंच गई थी। और 8,170 का मतलब ये है कि 8,000 यानी जो 8,000 का माइलस्टोन है वो अचीव हो गया था, वो क्रॉस कर लिया था इंसान ने, एक नया रिकॉर्ड बन गया था और 8,170 मीटर तक इंसान पहुंच चुका था। 1924 में यानी सिर्फ 2 साल के बाद फिर एक माउंट एवरेस्ट की जो एक्सपीडिशन गई और एक और कोशिश की गई और इसमें यूं समझिए कि रिकॉर्ड जो है वो कुछ बेहतर हो गया लेकिन माउंट एवरेस्ट सर नहीं हुई। लेकिन वो जो टीम थी वो ऑक्सीजन के बगैर 8,570 मीटर की बुलंदी तक पहुंच गई और पीछे कुछ नहीं रहा था। लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि माउंट एवरेस्ट फिर भी सर न हुई और 8,570 मीटर उस वक्त का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। अब उसके बाद फिर जंग अजीम दोइम आ जाती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद फिर मामला जो हैं किसी और तरफ चले जाते हैं और फिर एक बहुत तवील वक्फा आता है ये जो माउंटेनियरिंग है इसकी दुनिया में। और इस तवील वक्फे के बाद 1950 से दोबारा ये मामला शुरू होते हैं और फिर उस वक्त क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, बहुत सारी जो यूरोपियन नेशंस थी, बहुत सारी जो दुनिया में मुल्क थे, उनके दरमियान में एक रेस लगी हुई थी
कि बुलंद तरीन पहाड़ कौन पहले सर करता है। तो इस हवाले से वो तमाम जो रेस थी वो 1950 में बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गई। और बाकी तो आपको मालूम है कि वो जो 5 साल थे 1950 से 1955 तक बहुत कमाल साल थे माउंटेनिंग के हवाले से, माउंटेनिंग की दुनिया के हवाले से, रिकॉर्ड्स के हवाले से। लेकिन एक रिकॉर्ड 29 मई 1953 को बन गया और वो था जब एडमंड हिलरी ने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। अब एडमंड हिलरी ने रखा या उनके साथ जो शर्पा थे उन्होंने रखा, ये एक डिबेट है, लेकिन इंसान ने रखा। इंसान ने वो जब कदम रखा तो वो जो बुलंद तरीन एल्टीट्यूड की तरफ रिकॉर्ड मेकिंग का सिलसिला है वो ख़त्म हुआ और 29 मई 1953 को इंसान दुनिया की बुलंद तरीन चोटी की समिट पर मौजूद था। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं शोरा आफाक गीत गाने वाले, हमारे दिलों में बसने वाले गुलकार इखलाक अहमद साहब की। उनके मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। 1946 में पैदा होने वाले इखलाक अहमद ने 70 और 80 की दिहाई में पाकिस्तानी फिल्मों में अपनी मशहूर कुन आवाज़ का जादू जगाया और जो गाना भी गाया कमाल किया। वो कहते हैं कि फनकार कभी नहीं मरता, उसका फ़न उसे ज़िंदा रखता है। इखलाक अहमद का फ़न उन्हें आज भी ज़िंदा रखे हुए है। उनके मग़फ़िरत के लिए और दर्जात की बुलंदी के लिए हमारी दुआएं। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफैरा फैज़ आज हमें सैर करवा रही हैं गुजरांवाला में महाराजा रंजीत सिंह की हवेली की। तो देखते हैं क्या दिखा रही हैं आज के सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ पहलवानों के शहर गुजरांवाला में। गुजरांवाला तारीखी एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं तारीखी मसाजिद, मंदिर, गुरुद्वारे, समाधियाँ और हवेलियाँ। तो आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब पर हुकूमत करने वाले महाराजा रंजीत सिंह की हवेली में। तो आइए चलते हैं, आपको इस शानदार सी हवेली का विजिट कराते हैं और इसकी कहानी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र जी। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तैयब मुगल साहब। हम इस वक्त महाराजा रंजीत सिंह की हवेली में मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि इस हवेली की तारीख क्या है, ये बनी कब थी और इसको बनाया कब गया था? देखें जी, ये बड़ी तरीही इमारत है गुजरांवाला में और आप जब रास्तों से होके आए हैं तो यहाँ पहुंचना भी कितना मुश्किल है ये भी आपने देखा होगा। छोटी छोटी तंग गलियां हैं, बिल्कुल तंग गलियां हैं, तेजाबजात की भरमार है। एक साइड पे आप आए हैं, अभी बाजार बंद है और आपका यहाँ पे गुजर बड़ा आसानी हो गया। अदरवाइज आप दिन को आए तो यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। 1755 में इसका क़याम हुआ था। एक शान वाली बिल्डिंग थी। आप इसके नक्शो निगार देखें, इसकी दीवारें देखें, एक खूबसूरती थी। यहाँ आने वाला जो है वो काफ़ी देर तक यहाँ पे रुकते थे। उस वक्त जब यहाँ पे हुकूमतें चलती थी, फैसले होते थे, तो यहाँ पे लोगों का एक हजूम रहता था। इस हवेली के 4 कमरे थे और एक जनान खाना था जिसके मजमूई तौर पे 12 कमरे बनते थे। और एक जो कमरा बारिशों दिनों में गिर चुका था, अभी तक जो है वो दोबारा तमीर नहीं हुआ। महाराजा रंजीत सिंह जो हैं, उनके दादा ने ये हवेली तामीर करवाई थी। तो क्या महाराजा रंजीत सिंह इस जगह पर पैदा हुए थे, इस हवेली में पैदा हुए थे? आइए मैं आपको उनका जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी वो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये वो रूम है जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी और 1780 में वो यहाँ पे ही पैदा हुए थे और यहाँ पर ही जवान हुए। उनका ज्यादातर जो वक्त यहाँ पे गुजरा है वो अपने दादा और वालिद महाज सिंह के साथ गुजरा है। और इसके जो बिल्कुल सामने कमरा है वो उनके दादा चट सिंह का कमरा था। ठीक हो गया। तो महाराजा रंजीत सिंह जो हैं, इन्होंने पहली जंग किस उम्र में लड़ी होगी, क्योंकि इन्होंने अपना ज्यादातर वक्त तो यहीं पे गुजारा है? उन्होंने पहली जंग जो है वो 12 साल बिल्कुल 12 साल की उम्र में लड़ी थी और इनका जो पैदाइशी नाम था वो बुद्ध सिंह था। और जब इनके वालिद ने इनकी बहादुरी देखी जंग में, इन्होंने जो जिस तरह अपना कारनामा सर अंजाम दिया, तो वो बहादुरी के तौर पर जो फिर इनका नाम मशहूर हुआ था वो महाराजा रंजीत सिंह नाम इनका मशहूर हुआ था। अच्छा, तो यानी बहादुरी के बाद नाम जो है इनका वो चेंज हो गया नाम। ठीक है। अच्छा, ये आगे भी एक मुझे कमरा नजर आ रहा है, ये कमरे के बारे में बताएंगे आप, मुझे दिखाएंगे ये कमरा किस चीज के हवाले से? देखिए, ये जो कमरा है ये आपको बिल्कुल ये 3 मंजिला इमारत नजर आ रही होगी। ये उस वक्त जनान खाना था। अच्छा। और यहाँ पे सिर्फ खवातीन जा सकती थी, मर्द का जाना जो है वो अलो नहीं होता था। और इसके नीचे एक तय खाना, ये तय खाने से भी रास्ता, उधर एक रास्ता है जो तय खाने से नीचे उस इमारत की तरफ जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है ये इमारत जो है वो वसीदा होती गई तो वो तय खाने को बंद कर दिया गया। अब इधर से उधर जाने का कोई भी रास्ता जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है। आए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हवेली का सहन है और ये दोनों तरफ में बरामदे हैं और सामने जो है ये मरकजी दरवाजा था जहाँ से एंट्रीज होती थी। अच्छा, वो सामने, वो बिल्कुल सामने। महाराजा रंजीत सिंह के हवाले से बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो
कैसी शख्सियत के मालिक थे? खुद तो सिख थे, लेकिन उनका जो ताल्लुक थे वो तमाम मज़ाहब, तमाम बरादरियों के साथ थे। ये भी मौरखीन लिखते हैं कि अगर मुसलमानों के फैसले उनके पास आते थे तो वो फैसले शरीयत के मुताबिक करते थे। अगर सिखों के फैसले, हिंदुओं के फैसले आते थे या अंग्रेजों के फैसले आते थे तो वो उनके अकीदत के मुताबिक उनको फैसले करते। तो किसी भी बरादरी या मजहब को उनको इस हवाले से कोई शिकायत नहीं। मतलब रेसिज्म नहीं करते थे, वो सबको बराबरी की सतह पर रखते थे। अच्छा, वो जब अपना दरबार लगाते थे तो कभी वो सोफे पे नहीं बैठते थे या उनके लिए कोई स्पेशल चेयर या कुर्सी नहीं होती थी, महाराजा होने के बावजूद। बिल्कुल। तो अच्छा। वो छोटी कुर्सी या बात बात ऐसे भी होता था कि चारपाई पर भी बैठ जाते थे। और उनके दौर में जो अमन व अमान था वो एक मिसाली था। क्या बात है। अच्छा, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि तमाम मज़ाहिब के साथ उनका रवैया जो था वो बराबरी का था, कोई इम्तियाजी सलूक किसी के साथ वो नहीं करते थे। तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी महाराजा रंजीत सिंह की, तो क्या उसमें हर मजहब का जो फर्द है वो शामिल था? जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो एक मुसलमान के पास थी, फकीर सैयद के पास। अच्छा, इस वक्त ये जो आपके बैक पे ये जो एरिया है, इसके बारे में मुझे बताएंगे कि ये क्या जगह थी उस वक्त? देखिए, ये आपको दोनों तरफ से जो बरामदे नजर आ रहे हैं ये उनकी फैमिली के अपने ज़ेरे इस्तेमाल थे। यहाँ पे आम लोगों का गुजर या दाखिला बिल्कुल भी ममनू था। और जो ये आपको दीवान नजर आ रहा है, वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह के जो दादा थे चत सिंह, वो वहाँ पे जो बैठक लगाया करते थे, वहाँ पे उमरा आते थे, लोग आते थे, अपने मसाइल बताते थे। तो किस तरह से उन्होंने पंजाब में अपना रोब पैदा किया और हुकूमत कायम की यहाँ पे? महाराजा रंजीत सिंह ने 40 साल तक पंजाब में हुकूमत की है। पहले लाहौर में आए, लाहौर में कुछ हिस्सा उन्होंने लिया, उसके बाद ये फैलता फैलता पूरे पंजाब तक फैल गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि कराची से खैबर तक, कश्मीर तक जो है वो उनका तमाम हिस्सा उनके कब्जे में था। सदा कौर खतून ने महाराजा रंजीत सिंह को हुक्मरान बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अच्छा। जब मुगलों की हुकूमत जवाल पजीर थी तो उस वक्त अफगानियों ने पंजाब पे हमले शुरू कर दिए। तो एक अमृतसर में इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि महाराजा रंजीत सिंह को जो है वो पंजाब में उतारा जाएगा। और उस वक्त इनकी एज 19 साल थी। अच्छा, तैयब साहब मुझे ये बताएं कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनकी कितनी शादियां हुई थी? 20 शादियां थी। लेकिन बाद मौरखीन का ये कहना है कि ये जो मालूमात है ये गैर मुसद्दका है। लेकिन उनके बेटे दलीप सिंह ने 1889 में एक जरीदे को इंटरव्यू दिया था जिसमें उनका ये कहना था कि उनके वालिद की 46 शादियां थी और वो 46 बिल्कुल, और उनमें से किसी एक बीवी की वो औलाद हैं। अच्छा, और वैसे उनकी असल औलाद जो है वो किसको कहा जाता है? खड़क सिंह को कहा जाता है। देखिए, ये भी बाद मौरखीन ये कहते हैं कि जो उनका बेटा है वो खड़क सिंह है। अच्छा, अभी ये जो बैक पे हमारे इस वक्त हिस्सा है इसके बारे में मुझे बताएं। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब ये शानदार हवेली तामीर कराई गई थी तो इसका कुल रकबा कितना था और अब सुकड़ कर ये कितना रह गया बाकी? अच्छा, इस हवेली का जो टोटल रकबा है ये 4 केनाल 16 मरले है मौजूदा। और इसके सामने एक ओपन कोर्ट थी जहाँ पे फरियादी आते थे और वो अपने मसाइल बताते थे और उन मसाइल का हल जो है वो वहाँ पे निकाला जाता था। अच्छा तैयब साहब, मुझे ये बताइएगा, हमने महाराजा रंजीत सिंह जो है उनकी जिंदगी के बारे में तो जान लिया है, तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि उनकी वफात कैसे हुई थी? कितनी बेगमात उनके साथ सती हुई थी? देखिए, बाद मौरखीन का कहना है कि इनकी 17 बीवियों की चपकश की वजह से इनकी जो तबीयत थी वो दिन ब दिन बिगड़ती गई। ये नशे के आदी थे और नशे की वजह से भी इनकी जो तबीयत थी वो खराब रहने लगी। फिर 1839 को इनको फालज का अटैक हुआ और उसके बाद जो इनकी मौत वाकया हुई। उसके बाद इनकी जो बीवियां 11 बीवियां हैं जो जिन्होंने सती होना कबूल किया और दूसरे दिन, उनकी वफात के दूसरे दिन जो इनकी रानियां थी वो भी महल से निकलना शुरू हो गई और उन्होंने भी मौत को गले लगा लिया। थैंक यू सो मच तैयब साहब आपका, आपने मुझे इतनी रिच हिस्ट्री जो है वो इस जगह की और महाराजा रंजीत सिंह की आपने बताई है। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी गुजरांवाला में आने का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज मैंने आपको गुजरांवाला की एक पुरशको हवेली का विजिट कराया जो पंजाब के सपूत महाराजा रंजीत सिंह की जाए पैदाइश है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। आपकी मुलाकात अब हम एक्सप्रेसो टैलेंट से करवाने जा रहे हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री में तेजी से अपना नाम बना रही हैं। एक ऐसी सिंगर हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम है फबिया हाशमी। फबिया ने 11 साल की उम्र में अपने स्कूल इवेंट्स में हिस्सा लिया और गुलकारी का आगाज किया और फिर साथ साथ इसको पॉलिश करना शुरू किया अपने टैलेंट को। और जो OST या प्लेबैक सिंगर्स होते हैं इनका एक छोटा सा अलमिया ये होता है कि
कि इनकी आवाज़ को तो बहुत लोग पहचानते हैं, लेकिन खुद इनकी शख्सियत को कम लोग पहचानते हैं। फबिया के साथ भी शायद थोड़ा ऐसा हो, जब आपको हम सुनाएंगे तो आपको पता लगे कि ओ, इनको तो हमने सुना है। लक्स स्टाइल अवार्ड 2022 प्लेबैक सिंगर, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड हासिल किया। इसके अलावा बहुत सारे OSTs गा चुकी हैं। हमारा जो एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट है, इसके कई मशहूर ड्रामास के, दीगर चैनल्स के, और एक्सप्रेस की अगर बात करें तो रज़िया और गुस्ताख में भी उन्हीं की आवाज़ में उन्होंने OSTs गाए हैं। तो बगैर किसी तवक्कुफ के हम इस वक्त बराह रास्त आपकी बात कराते हैं। फबिया हाशमी इज लाइव राइट नाउ विद अस। हेलो फबिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप फबिया? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। फबिया, हमने आपको ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठा दिया? थोड़ा सा ये हमारे मॉर्निंग शोज का होता है कि थोड़ा हम आपको जल्दी उठा के डिस्टर्ब करते हैं, बट स्टिल बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे शो का हिस्सा बनी है। जैसे हमने आपकी अचीवमेंट्स को भी डिस्कस करे हैं, लक्स स्टाइल अवार्ड मिले हैं, जो मुख्तलिफ अभी OSTs बहुत वायरल चल रहे हैं, उसमें आपकी आवाज़ है माशाल्लाह। तो आपने 11 साल की उम्र से सिंगिंग स्टार्ट की, अब शौक कैसे हुआ? घर में कोई और भी म्यूजिक से एसोसिएटेड था जिसको देखकर आपने इंस्पिरेशन ली? थोड़ा सा जर्नी शेयर करें हमारे साथ। जी, मैंने म्यूज़िक इस तरह से शुरू किया। मेरी फैमिली में मेरे मामू गाते थे, देन मेरे भाई को जो है वो गाने का बहुत शौक़ था, लेकिन मेरे भाई ने इतना इसको परस्यू नहीं किया। वो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा उसने उस पढ़ाई को प्रायोरिटाइज़ किया, जो कि उस वक्त बहुत ज़रूरी था। मेरी अम्मी की बहुत अच्छी आवाज़ है, तो मुझे लगता है वो उन सब से मुझे वो मिली, और मैं इस पैशन को ज़्यादा ही आगे ले गई और मैंने इसको प्रोफेशनली स्टार्ट किया व्हेन आई वाज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। 11 ईयर्स ओल्ड से मैंने स्कूल में और उस तरह से गाना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे नहीं लेके गई थी। मैं डरती थी कि पता नहीं कैसे होगा, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन 2018 में मुझे एक मौका मिला था थ्रू PTV, और फिर मैंने इस तरह से अपना म्यूजिक शुरू किया। That's great, फबिया। मैं चाहूंगा कि आप जरा हमारे देखने वालों को, क्योंकि बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे कि अच्छा ये गाना इनका है, आप अपना सबसे मशहूर गाना अपने हमारे सुनने वालों को 2 लाइन जरा सुनाइए, और फिर मैं बाकी कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली रज़िया रिलीज हुआ था, तो उसकी फीमेल सिंगर मैं थी, तो कोला के ढक्कन में आपको 2-3 लाइनें सुनाती हूँ। कोला के ढक्कनों में ख्वाब ढूंढते हैं हम, हाथों में थामे जुगनू रात ढूंढते हैं, हाथों में थामे जुगनू रात ढूंढते हैं, ना गिला किसी से ना है आसरा, छोड़ भीड़ को अपना आप ढूंढते हैं, छोड़ भीड़ को अपना आप ढूंढते हैं, रोके तुम्हें जो जीतने से बार बार, छोड़ भीड़ को अपना आप ढूंढते हैं, छोड़ भीड़ को अपना आप ढूंढते हैं। थैंक यू। अरे वाह, हमें मालूम पड़ा है कि आजकल सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेज, इश्क मुर्शद का OST भी आपने गाया? जी बिल्कुल, उसका फीमेल वर्जन मैंने गाया। जरा सुनाए ना थोड़ा सा, वो क्यों नहीं सुना रही हैं आप? वुड लाइक टू लिसन टू दैट। ओके 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 प्लीज। मेहरबान मेहरबान कैसे करूं मैं ये बयां, मेहरबान रहनुमा मेरा है अब तू ही जहां, मेरी वफा मेरी सदा, कैसा सितम कैसी सदा, सब कुछ मेरा तुझसे जुड़ा, लो कह दिया वही जो तूने कहा, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सब
अब मैं जान नजर कर दूं, वाओ, तेरा मेरा है प्यार अमर। थैंक यू। ब्यूटीफुल टू ब्यूटीफुल। बट मुझे लगता है रिवर्ब थोड़ी सी आपको बॉदर करी थी, हमें आइडिया नहीं था, बट स्टिल थैंक यू वेरी एक वो मच। जो बॉदर करी थी, और इतनी हाँ। सुबह सुबह इतना अच्छा कौन गाता है फबिया, बहुत 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 जबरदस्त, अच्छा, बहुत yeah. अच्छे, रियली नाइस लिसनिंग। बहुत शुक्रिया। कब अब मैं अगर आपसे कहूं कि ब्रेक आपको बतौर प्लेबैक या ओएसटी सिंगर मिला जिससे आपको लगा कि अब आपकी राहें आसान होगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है टू गेट अ चांस इन अ ड्रामा, और आजकल सिंगर्स को जैसे पुराने वक्तों में फिल्मों में चांस मिलता था ना, ड्रामा में चांस मिल जाए तो सिंगर्स बड़े खुश होते हैं कि मेरा एक ओएसटी आ रहा है, तो वो कब हुआ सबसे पहले फबिया? दिस इज ट्रू। मेरा फर्स्ट ओएसटी 2019 में आया था, जो कि पहला एक्सप्रेस का ही ओएसटी था। टीवीसी मैंने उससे पहले किया था, लेकिन उसके बाद मेरा फर्स्ट ओएसटी था गुस्ताख। अच्छा। मैंने वो किया था, देन उसके बाद फिर रिकग्निशन मिलना शुरू हुई, फिर मुझे फिल्म सॉन्ग ऑफर हुआ, और जब मैंने लक्सस्टाइल अवार्ड जीता तो उसके बाद फिर मेरे लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है म्यूज़िक। जबरदस्त। तो फबिया, बाकायदा तौर पे आपने सीखा भी है या सीख भी रही है म्यूजिक को? मैं खुद सीखती हूँ, मैं खुद से प्रैक्टिस करती हूँ घर पे। मैंने किसी टीचर से अभी कोई ट्रेनिंग ली नहीं है, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं किसी टीचर से लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाती हैं कंपटीशन आप। किससे है फबिया का? आई नो यू वोंट नेम एनीवन, बट लीजिए। मेरा कंपटीशन मुझसे ही है। मैं चाहती हूँ कि मैं हर दिन बेहतर करूँ। अपने साथ गाने वालों में सबसे ज्यादा कौन पसंद है आजकल के लोगों में? मुझे अली सेठी बहुत पसंद है। ख़वातीन में? उनका जो म्यूज़िक है, मुझे ख़वातीन में मुझे मोमिना मुस्तहसन, आयमा बेग और नाजिया हसन को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। मतलब उनके गाने, उनकी जर्नी मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जबरदस्त। अभी तो आपका ये ओएसटीज और प्लेबैक का जो एक जर्नी है वो चल रहा है, क्या प्लान है अपने सिंगल्स गाने का, अपने म्यूजिक को लेकर, और किस तरह का म्यूजिक आप पर्सनली खुद करना चाहोगी? मैं खुद अगर सोलो परफॉर्म करूं तो मुझे सेमी क्लासिकल बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरी आवाज़ पे सूट करता है वो जॉनरा। और मेरा अभी ओरिजिनल सॉन्ग भी आ रहा है बहुत जल्द इंशाल्लाह। मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन किया है, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ रहा है। और प्रोफेशनल म्यूज़िक को आगे लेके चलना है। पॉप म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे डिफरेंट जॉनरास ट्राई करने का बहुत शौक है। जैसे मैंने जो भी ओएसटीज या फिल्म सॉन्ग्स किए हैं, तो वो मैंने सेम जॉनरा को नहीं फॉलो किया है। मुझे बहुत शौक है कि मैं और एक्सप्लोर करूँ म्यूज़िक को। अच्छा, ये जो इश्क मुर्शिद की ओएसटी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ज़बाने ज़द-ए-आम है, मैं ड्रामास नहीं देखता हूँ पाकिस्तानी, ले हम कोई भी नहीं, लेकिन स्टिल हमें याद उसके है बावजूद हमें इस गाने को सुना है, और आते जाते हमें नजर आ जाता है कहीं ना कहीं इतना ज्यादा वायरल है। बट ये वायरल अहमद जाजेब की आवाज में ज्यादा है फबिया, फीमेल वर्जन इसका उतना फेमस नहीं है जितना अहमद का है, तो ये कैसी फील है? आई मीन एक गाना, एक ट्यून है, आपने बहुत अच्छा गाया हुआ है, लेकिन लोग ज्यादा मेल वॉइस को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, इसकी कैसा लगता है ये जी, क्योंकि इसका जो मेल वर्जन है वो 1 महीने पहले रिलीज हुआ है, और मेरा गाना अभी 2 दिन पहले रिलीज हुआ है। ओह, अच्छा, आपका गाना अभी रिलीज? ओके। क्योंकि जी बिल्कुल, जो ड्रामा की स्टोरी है उसमें अब जो हीरोइन है उनको फीलिंग्स आ रही हैं, तो उनको उसी वक्त मेरा गाना रिलीज करना था। तो जब ही शुरू में सिर्फ मेल वर्जन रिलीज हुआ था, मेरा भी रिसेंटली बहुत सारे ड्रामाज में होता है कि एक वर्जन पहले आ जाता है, वो पॉपुलर इतना हो जाता है, फीमेल या मेल वर्जन बाद में आता है। ये ऑलरेडी भी 1-2 ड्रामास भाई अगर ये अभी आया ना तो फिर ये हिट होने वाला है। हाँ, फिर हम इस पे रील्स और टिकटॉक्स देखने वाले हैं बहुत जल्द, वी होप। अच्छा फबिया, आप ये बताएं क्या प्लान्स हैं आगे फ्यूचर को लेके? जो परफॉर्मेंसेस हैं, ऑब्वियसली एक कमर्शियल म्यूजिक और मुख्तलिफ जगहों पे परफॉर्म करना, ऑब्वियसली एक सिंगर को उससे भी बहुत ज्यादा हाइप और बूस्ट मिलता है। इस तरह का कोई प्लान है क्या? इन द कॉन्सर्ट्स और ये सारी चीजें करनी है? मैंने अब तक लाइव परफॉर्मेंस शुरू किया नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही थी। आई वाज डूइंग माय ए लेवल्स, तो मुझे नहीं टाइम मिलता था अपनी पढ़ाई की वजह से। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना एक बड़ा हेक्टिक काम है। लेकिन अभी इंशाल्लाह जैसे मैं बहुत जल्द इस चीज़ से फ्री होने वाली हूँ, और फिर मेरे लाइव शोज भी शुरू होंगे। अभी तक मैं सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग करती हुई आई हूँ। मुझे लगता है कि एक सिंगर के लिए लाइव परफॉर्म करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो इंशाल्लाह जल्दी शुरू होगा। दोस्तों के दरमियान तो फ्री का चलता है भाई, वो तो फ्री में सुनते हैं, बट जब आप थोड़े फेमस हो जाते हैं उनके लिए प्राइवेट कॉन्सर्ट्स होते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो प्राइवेट कॉन्सर्ट्स एक टाइम पे फिर बॉदर तो नहीं करना शुरू हो जाते कि मैं मतलब यार मैं लक्स स्टाइल अवार्ड विनर हूं, मैंने ओएसटीज गाए हैं और ये मुझे फ्री में कहते हैं चलो कुछ सुनाओ हर वक्त। फील होता है?
नहीं, दोस्तों के लिए नहीं होता, दोस्तों के लिए हमेशा मैं गा देती हूँ, दोस्तों के लिए मुझे अपने ऐसा अलावा कोई या मैसेज अपने ओरिजिनल्स के अलावा हमें बताइए किस आर्टिस्ट को बहुत गाती हैं आप, जिनको गाना आपको अच्छा लगता है? मैं श्रेया घोषाल को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। Great. मैं पुराने 90s और 80s के सॉन्ग्स जो हैं वो मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। अली सेठी को मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। अच्छा। तो उनके गाने में ज़्यादा गाना इससे prefer पहले कि हम करती हूँ। सेगमेंट खत्म करें, हम चाहेंगे अपना कोई भी पसंदीदा सॉन्ग किसी भी आर्टिस्ट का, पाकिस्तानी हो तो ज्यादा बेहतर है, आप जरूर हमें सुनाइए। चांदनी रात सुनाती हूँ, अली सेठी का ही है। ओके। ना खुले आँख अगर ख्वाब है तो ख्वाब सही, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, लब पे एक बात बड़ी देर के बाद आई है, चांदनी रात। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, Too योर वॉइस good, इज मेड फॉर Fabia. सच सॉन्ग्स फबिया। बहुत अच्छा आप गा रही हैं, हमें आपको जान के और अच्छा लगा एंड वे टू गो। आई मीन हमें लगता है और जब आप बहुत इससे भी ज्यादा मशहूर हो जाएं, एक इंटरव्यू फिर आपका ड्यू है हमारे साथ, ठीक है? अब फिर प्लीज आप हमें इंटरव्यू दे दीजिएगा, बिल्कुल, बहुत सारे बिल्कुल। सेलिब्रिटीज हाँ, नहीं देते। कराची वाले Done. वालों की तरह पैसे नहीं मांग रहे हैं कि ठीक। कितने पैसे देंगे। थैंक यू वेरी Thank you मच very फबिया फॉर जॉइनिंग नहीं, अस। वी बिल्कुल। विश Thank यू you so वेरी much. बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप बहुत अच्छा गाती हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे और एक दिन आप सुपरस्टार बने और हम बता सके कि फबिया का पहला इंटरव्यू हमने किया था। थैंक यू वेरी मच। हाशमी हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक बहुत यू शुक्रिया। थैंक Thank you यू very फबिया हाशमी से हमने आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। ऑफ एयर बहुत ही मजेदार कभी कभी गुफ्तगू हो रही होती है। आई विश कि हम शेयर कर सकें आप लोगों से। आगे बढ़ते जी, हमारे लिए सुबह सुबह खुशी आई है और खुशियाँ में आपको पता है बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज कराती हैं। अस्सलाम वालेकुम खुशी, कैसी हैं आप? वालेकुम, ठीक ठाक, आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। खुशी, सर्दी में एक्सरसाइज का दिल करता है इतनी आपका? ठंड में नहीं करता ना, हमारा भी नहीं करता, लेकिन फिर भी ढीट होके करना पड़ता है। हाँ। तो आज आप क्या कराने वाली हैं? आज हम लेग्स करेंगे, लेग्स एंड ग्लूट्स। सो हमने बेसिकली कुछ न्यू एक्सरसाइज हैं। अगर आप बिगनर हैं तो लाइट डंबल्स यूज कर लें। अगर आप थोड़ा बस इंटरमीडिएट कुछ ऐसा कराइए उतनी ठंड में भी इफेक्टिव हो, आई मीन असर तो करे। लाइक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। गाइस रिमेंबर टू हाइड्रेट मोर। कोई पानी नहीं पी रहा, ठीक है? हाँ, वैसे वाकई नहीं पिया जा रहा। सो यू रिकवर सून। सो गाइस हम 4 एक्सरसाइज करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगी 4 एक्सरसाइजेस, ठीक है? हम वार्म अप करेंगे। स्टार्ट वार्म अप में हमने 30 स्क्वाट्स करने हैं बॉडी वेट, ताकि हमारी नीज वार्म अप हो जाए। टो टचेस करने हैं ताकि हमारे बैक, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स वार्म अप हो जाएं। एंड देन वी गोना डू ऑन द फ्लोर हिप थ्रस्टर्स, ठीक है, वार्म अप के लिए, ताकि हमारे ग्लूट्स वार्म अप हो जाएं। एंड देन गेट अ पेयर ऑफ डंबल। तो हम सुमो स्क्वाट से स्टार्ट करेंगे। अगर आप बिगनर आप डंबल्स ना यूज़ करें, या इफ़ यू वांट टू यूज़ अ डंबल लाइटर 2 kgs यूज़ कर लें। सो फीट वाइडर देन योर शोल्डर्स, डंबल राइट इन फ्रंट ऑफ योर quads, chest up, stomach and hips tight, and we're gonna go below the knees and then extend, chin up, breathe in, knees pointing the toes. So it's gonna be 10 to 12 reps. Then guys हम जो है एक डंबल फ्लोर पर रखेंगे, हील्स कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लें, हील्स एलिवेट होनी चाहिए, नीज टुगेदर। ये आपके हैंड्स और ये ग्लूट्स बहुत को मुश्किल टारगेट एक्सरसाइज है। करेगा, वैसे खुशी है जो आप मुझे बता रही है ना, ये करके 2 मिनट के लिए। ठीक है? सो इट्स गोना टारगेट योर हैम्स एंड ग्लूट्स। क्वाड्स हमारा थर्ड मसल होगा। सो डंबल राइट अबव द चेस्ट, गॉबलेट में रहेंगे हम, एल्बोज इन, चेस्ट आउट, मेक श्योर स्टमक इज इन, हिप्स आर हाइपर एक्सटेंडेड। सो और 10 ये to कितने 12 सेट्स हैं? ये हम करेंगे 3 to 4 सेट्स। 3 to 4 सेट्स, ओके So I think you like this one as well. So Yeah, one arm on the back, ओके। B stance. हम आइसोलेट कर रहे हैं एक लेग को, एक हैमस्ट्रिंग को और एक ग्लूट को। सो टो पे प्रेस करना है, बैक वाले नी बेंड रखनी है, जैसे आरडीएल्स करते हैं, रोमानियन डेडलिफ्ट्स, सिंगल लेग होंगे। बैक पे हाथ रखना है, लंबार पे,
Lean forward, keeping your chest up. Lumbar curve and extend. Stomach and posterior tilt, guys. Breathe in. इसमें Extend. ब्रीदिंग का भी उतना ही रोल है, राइट? Yes. Basically, posterior tilt आपका back straight तभी रहेगी अभी. Then, guys, on the floor. Okay. We're gonna go in. So, on our palms, हम dumbbells भी use कर सकते हैं. So, we're gonna go straight, back, and then sideways. Oh. ठीक है? Back. Difficult Keeping your core tight. And exhale when you extend. Knee towards your chest. And then towards the other side. So guys, 12 to 15 reps. आप weights भी use कर सकते हैं if you want. Dumbbell भी use कर सकते हैं, ठीक है? ये 4 exercises हैं. If you want stronger and leaner legs, तो आप 10 to 12 reps करें. अगर आपको और lean चाहिए तो do more reps. Okay. And after that, cool down जरूर करना आप लोगों ने. ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया। लेग्स की एक्सरसाइज खुशी ने आपको बता दी है, थोड़ी मुश्किल है लेकिन कोशिश करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज पानी पिए। वाकई हम पानी नहीं पी रहे भाई। ये बॉटल मेरे पास पड़ी होती है, पहले खाली हो जाती थी शो के एंड तक, अभी ऐसी वापस चली जाती है। तो अमला हसन तो खोलती भी नहीं है बॉटल। ये तो आप ये देखिए, पानी पीना चाहिए। वी गॉट 30 सेकंड्स, तो हम प्रोग्राम साइन आउट ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे। यू कैन गिव अस योर फीडबैक हमारे सोशल के ऊपर और खासतौर पर फेसबुक के ऊपर लोग कमेंट्स देते रहते हैं, तो हम बढ़ते रहते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जी कल। ठंड से महफूज रहिए, बच्चों को खासतौर पर गर्म गर्म कपड़े पहना के स्कूल भेजिए। कल मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।